कैसे हैं आप लोग। दिस इज रामलन फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पार्ट। अब इससे पहले एक लेसन पढ़ाया गया था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 आप लोगों के बीच गया है। ये सेकंड पार्ट आप लोगों के बीच जा रहा है, ठीक ना। पार्ट 1 में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बताया गया है, इसमें आपको नेगेटिव बताया जाएगा, यानी उसके आगे ठीक बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी जब हम अफर्मेटिव पढ़े थे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब की क्या क्या लगना चाहिए, डू और डज। देखिए ये डू को ही ईएस जोड़ के डज बनाया गया है। डू को में ईएस जोड़ करके ईएस जोड़ करके क्या बनाया गया है, डज बनाया गया है। अभी इससे पहले पढ़ रहे थे ना, किसी वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, यानी बहुवचन से एक वचन बन जाता है। तो डू बहुवचन है और डज क्या है, एक वचन। कहने का मतलब ये जो डू है ये बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा और डज जो है वो एक वचन के साथ। आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डज का। क्यों, क्योंकि डू में ईएस जोड़ के इसको एक वचन बनाया गया है। चलिए यहाँ लिखा है रोल नंबर फर्स्ट में, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, ठीक ना। क्योंकि अभी कल बताया गया था कि डू में जब यस या ईएस जोड़ते हैं, किसी भी क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वह बहुवचन से क्या बन जाता है, एक वचन बन जाता है, ना। तो होता क्या है कि डू में ही ईएस जोड़ के डज बनाया गया है, यानी ये इनको सिंगुलर बनाया गया है। और यहाँ लिखा है आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का। बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक ना। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा करके इसके फार्मूला को लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे लास्ट में। अब जब भी हमें नॉट का प्रयोग करना हो वो हमेशा हर एक वाक्य में, याद रखिए, किसी टेंस का नहीं, हर एक वाक्य में नॉट का प्रयोग वर्ब के ठीक पहले होता है। नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब के ठीक पहले। और अब यह निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, या तो डू का प्रयोग करना है या तो डज का प्रयोग करना है, जैसा सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको डू लगाना है, और सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाना है। उसके बाद वर्ब के ठीक पहले नॉट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखना है। आइए कुछ वाक्य लिख लेते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे देखिए, देखिए यहाँ लिखा है वह हिंदी नहीं पढ़ता है। काम क्या है, पढ़ना, ठीक ना। क्या काम है इसमें, पढ़ना। अब ये न पढ़ने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही एक वचन है, बहुवचन, बोलिए, एक वचन है ना। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगा लो। क्या, नहीं, डज। क्या लगाना है, डज लगाना है, तो नहीं, ठीक ना। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग तो सबसे अंत में लिखा जाता है। किसका, ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग कहाँ लिखा जाता है, सबसे अंत में। तो आपको नॉट, उसके बाद किस माने पढ़ना, रीड। रीड मीन्स पढ़ना, रीड हिंदी। बात समझ में है। एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है लड़के
क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसमें काम क्या है? खेलना। क्या काम है? खेलना। तो खेलने वाले कौन है? लड़के हैं। इसका मतलब ये वर्ब है और लड़के क्या हुए? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, यानी दी बॉयज, दी बॉयज। उसके बाद क्या लगाना है? डू या डज। क्या लगाना है? डू या डज। तो ये दी बॉयज जो हैं लड़के बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगता है? डू लगता है। बहुवचन के साथ डू लगता है। और उसके बाद वर्ब के ठीक पहले नॉट, यानी नॉट लिखने के बाद में आपको वर्ब लिखना है। तो नॉट प्ले मीन्स खेलना। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। उसके बाद बचा क्या है? ऑब्जेक्ट, अंत में क्रिकेट। चले एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा है पिताजी चाय नहीं पीते हैं। ठीक ना? काम क्या है? पीना। और पीने का काम कौन करते हैं? पिताजी। तो ये सब्जेक्ट हुए। और सबसे पहले क्या लिखना है? हमें सब्जेक्ट ही लिखना है भाई। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्रम को हमेशा याद रखिए। हर एक सेंटेंस का रूल होता है केवल इसी का नहीं, कोई भी सेंटेंस हो इसी क्रम में लिखा जाता है। इंग्लिश का जो वाक्य होता है इसी क्रम में होता है। तो पहले लिख लो दी फादर। क्या? दी फादर। अब उसके बाद फादर सिंगुलर है कि प्लूरल? एक वचन है। तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। लगा लो डज। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। और वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लो। वर्ब क्या है? ड्रिंक माने वैसे पीना होता है, लेकिन चाय पीने के लिए आपको टेक लगाना है। ठीक ना? चाय कॉफी के लिए क्या लगता है? टेक का प्रयोग करना होता है। टेक टी। ठीक। द फादर डज नॉट टेक टी। ठीक है? इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है, उसके बाद नॉट और वर्ब लिख लेना है। क्या लिख लेना है? नॉट और वर्ब। तब अंतिम में जो बचे सो उसको लिख लेना है, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक ना? यहाँ क्या लिखा है? नेवर। क्या लिखा है? नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। देखिए नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। अब यहाँ कभी नहीं के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। यानी वाक्य में जब नेवर आ जाए तो आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है। करना क्या है? केवल एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ना है, बहुवचन के साथ नहीं। कैसे हमें बनाना है वाक्य देखते हैं। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक ना? अब ये जब नेवर आ जाता है तो डू डज का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, जब ये सब्जेक्ट ऐसे अवस्था में सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है, तभी हमें इस वर्ब में यस या ईएस जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? यस या ईएस जोड़ना होता है। आइए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। लिखा है अमन स्कूल कभी नहीं जाता है। क्या लिखा है? अमन स्कूल कभी नहीं जाता है। यहाँ नेवर आ गया ना, तो ऐसे में हम नेवर आ जाने पर डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो अमन, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है? नेवर। नेवर के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? काम क्या है? जाना। गो मीन्स जाना। यहाँ अमन क्या है? सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ ईएस जोड़ लीजिए। अमन नेवर गोज टू स्कूल। अमन नेवर गोज टू स्कूल। एक और सेंटेंस लेते हैं। यहाँ लिखा है तुम पाठ कभी नहीं याद करते। तो यहाँ देखो कभी नहीं आया ना, नेवर आ गया। ऐसे अवस्था में आपको नहीं डू डज का प्रयोग नहीं लगाना है। सबसे पहले लिख लीजिए यू, यू के बाद नेवर ही लिखो। तो यू के बाद क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नेवर। और याद करना, लर्न मीन्स याद करना। ये क्या है? वर्ब है, लर्न। और लेसन मीन्स पाठ। लेसन मीन्स क्या होता है? पाठ। ठीक है? यू नेवर लर्न लेसन। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ना है।
क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन के साथ यस या यस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, जब कभी वाक्य में नेवर आ जाए तो नेवर के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, केवल एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, बहुवचन के साथ नहीं जोड़ते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपका वाक्य इसी क्रम में रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में जब शुरू में क्या आ जाए तो क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है, इसके लिए डू या डज। क्या लिखना है? डू या डज। ये नियम होता है किसी भी सेंटेंस में अगर क्या से प्रश्न पूछ ले तो उस सेंटेंस का क्या के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, बस उसका स्पेलिंग नहीं लिखा जाता है। इसमें नॉट आ जाता है तो याद होना चाहिए कि नॉट हमेशा हमेशा कहाँ लगता है? वर्ब के ठीक पहले। यदि नॉट आया है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। अंत में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, ठीक है। जैसे आइए इस तरीके से कुछ सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ लिखा है क्या राधा भोजन बनाती है। इसमें काम क्या है? बनाना। बनाने वाली राधा, ये सब्जेक्ट हुआ ना, देखो राधा। तो राधा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए आपको क्या के लिए आपको लगाना है? डज। क्या लगाना है? डज राधा। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लो। कुक मीन्स बनाना या पकाना भी होता है, और फूड मीन्स बोलो, ठीक ना। अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा लो। देखिए जब क्या से प्रश्न पूछे तो आपको क्या के लिए कोई स्पेलिंग नहीं लिखना है सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। अब ये सब्जेक्ट बताएगा कि क्या के लिए डू लगाना है कि डज, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप क्या के लिए डज लगा लो, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा लीजिए? डू लगा लीजिए। सिंपल सी बात है। एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। कौन? यू। यहाँ पे पढ़ने वाला यू सब्जेक्ट होगा, ठीक ना। यू बहुवचन है, क्या है? प्लूरल है, इसलिए आपको इसके लिए क्या लगाना है? डू लगा लेना है। डू यू, डू यू। अब काम क्या है? पढ़ना। तो रीड अप इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश। बात समझ में आई? जब कभी क्या से प्रश्न पूछे तो आपको क्या के लिए कोई अलग से नहीं लिखना है, उसके लिए जो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वही सहायक क्रिया यहाँ से आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा, ठीक ना। कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं कि जरूरी नहीं कि क्या से ही प्रश्न पूछे, कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले हो जाता है। उसका स्पेलिंग कहाँ हो जाता है? सबसे पहले। चलिए उनको लिख लेते हैं, उसको भी समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है? सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, WH प्रश्नवाचक शब्द इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH प्रश्नवाचक शब्द। ये सभी शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं, यानी हिंदी वाले वाक्य के बीच में आते हैं, इनका स्पेलिंग सबसे पहले होता है। कहाँ होता है? यहाँ देखिए, जब क्या से प्रश्न पूछता है तो इसके लिए तो डू या डज लगता है, लेकिन जब ये सभी इनमें से कोई वाक्य के बीच में आ जाएंगे कोई तो इनका स्पेलिंग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। और इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब यहीं रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है तुम स्कूल कब जाते हो। यहाँ देखो बीच से प्रश्न पूछ लिया ना, कब। ये देखो कब जाते हो, क्या से नहीं प्रश्न पूछ रहा है, कब से पूछ रहा है कि तुम स्कूल कब जाते हो। इसमें काम क्या है? जाना। ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट है यू। यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो ऐसे अवस्था में ये बीच वाला प्रश्नवाचक शब्द का स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाता है व्हेन। व्हेन मीन्स कब होता है, इसका स्पेलिंग सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। और ये इसके और सब्जेक्ट के बीच में आपको सहायक क्रिया भी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सहायक क्रिया। क्या से प्रश्न पूछता है तो भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, और कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो भी हेल्पिंग वर्ब लग जाता है सब्जेक्ट के ठीक पहले। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। वर्ब क्या है? गो मीन्स जाना, गो के बाद टू स्कूल,
बात समझ में आया ना। किसी भी वाक्य में अगर ये प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं बीच में आ गए हिंदी वाले वाक्य में, तो उसका स्पेलिंग हम कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। आइए एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा है वह क्रिकेट क्यों खेलता है। क्या काम है? खेलना। खेलने वाला वह, ये सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसको अंत में लिखना है। ही मीन्स क्या होता है? वह। ही मीन्स क्या होता है? वह। अब यहाँ आप देखिए क्यों से प्रश्न पूछ लिया, यानी बीच से। इसका स्पेलिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्वाई। क्वाई मीन्स क्यों। यहाँ लिखा है ना, देखिए कहाँ, यहाँ। क्वाई मीन्स क्यों, तो इनका स्पेलिंग सबसे पहले हो जाता है। अब सब्जेक्ट और इसके बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है। व्हाई डज ही, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट देखो सबसे अंत में, पहले वर्ब तब ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, यानी काम क्या है? खेलना, प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क लगा लो। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है तुम कार कैसे चलाते हो। तुम कार कैसे चलाते हो। काम क्या है? चलाना। चलाने वाले कौन है? तुम हो, ये सब्जेक्ट। तो ये कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, और ये कार क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम। तो कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले लिखो, हाउ। हाउ मीन्स कैसे, यहाँ लिखा है ना, ये कहाँ लिखा है? हाउ मीन्स कैसे, यहाँ देख लो। तो और इसके और इसके बीच में आपको क्या लगाना है? सहायक क्रिया। यू बहुवचन, इसलिए हमें क्या लगा लेना चाहिए? डू। अब सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? चलाना, ड्राइव। और कार है तो ये कार कर दीजिए। बात समझ में। अब ऐसे वाक्यों में भी नाट भी आ सकता है, तो पहले भी बताएगा कि यदि नाट आएगा तो आपको नाट वर्ब के पहले लगाना है। इस तरीके के वाक्य में यदि नाट आ गया तो आपको नाट कहाँ लगाना है? वर्ब के पहले। एक वाक्य देख लेते हैं। यहाँ लिखा है माताजी भोजन क्यों नहीं बनाती हैं। देखो बनाना काम है, बनाने वाली कौन है? माताजी। तो दी मदर क्या लिखेंगे? दी मदर। ठीक ना। अब यहाँ बीच से प्रश्न पूछ रहा है क्यों। इसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखो। क्या लिखेंगे? व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों होता है। अब सब्जेक्ट और इनके बीच में आपको क्या लगाना है? सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मदर के अनुसार तो डज ही लगना चाहिए, क्योंकि एक वचन है। उसके बाद ये भोजन है ऑब्जेक्ट, इसको तो अंत में लिखना है। नहीं बनाती, अक्सर करके नहीं, हमेशा। जो नाट होता है हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, वो हमेशा वर्ब के पहले ही होता है। कहाँ होता है? वर्ब के पहले ही होता है। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वर्ब के पहले ही नाट होना चाहिए। तो देखो नॉट कुक, ठीक ना। अब हिंदी में ध्यान दीजिए, हिंदी में नाट वर्ब के पहले हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश में जरूर होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? हु। क्या लिखा है? हु। हु मीन्स क्या होता है? कौन। हु मीन्स कौन। हु मीन्स कौन। तो जब हु से प्रश्न पूछता है, यानी वाक्य में अगर कौन शब्द आ जाता है, तो इसके साथ भी हमें डू डच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है हु, नहीं, हु मीन्स कौन। हु के साथ डू या डच का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ। अब जब कभी कौन शब्द आ जाएगा तो सबसे पहले आपको हु लिखना है। क्या लिखना है? हु। और यही सब्जेक्ट हो जाएगा। हु ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, इस वर्ब में यस या ईएस भी जोड़ने की जरूरत है। अंत में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। जैसे देखिए लिखा है घंटी कौन बजाता है। काम क्या है? बजाना। बजाने वाला इसमें कौन ही है। सब्जेक्ट कौन बनेगा इसमें? हु ही। कौन से जब भी प्रश्न पूछे तो हमें सब्जेक्ट कौन को ही बनाना है, हु को ही। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? हु। क्या लिखेंगे? हु। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है। वर्ब क्या है? रिंग मीन्स बजाना। रिंग मीन्स क्या होता है? बजाना। अब इसके साथ यह जोड़ लो, हु रिंग्स द बेल। हु रिंग्स
दी बेल, हु रिंग्स दी बेल। ठीक ना। ऐसे में क्या होता है कि हु को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक और वाक्य क्या लिखा है, कौन तुम्हें बुलाता है। तो यहाँ देखो कौन ही शब्द मेरा सब्जेक्ट है, बाकी ये वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अंत में लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हु के बाद वर्ब लिखो, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होता है। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है बुलाना, काम क्या है बुलाना, काल में यह जोड़ दो, हु कॉल्स यू। ठीक ना, हु कॉल्स यू। इस तरीके से कौन आ जाए तो आपको कौन के साथ भी सहायक क्रिया नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक ना। किसके किसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं लगता है, नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव में नहीं लगता, और निगेटिव में नेवर के साथ नहीं लगता, इंट्रोगेटिव में हु के साथ नहीं लगता। और जब ये सहायक क्रिया न लगे तभी एक वचन के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ा जाता है। ठीक ना। तो आज यहीं से प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समाप्त होता है, और इसकी डिटेल में जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ, तो उसको भी उसमें जाकर के आप लोग और अच्छे से एकदम पढ़ सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।